जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। साथियों, आप लोगों का जो फिजिकल है झारखंड पुलिस कांस्टेबल का, वो बहुत ही नज़दीक है, तो आप लोग अपना फिजिकल के साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए साथियों। और यह जो है आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जीके पूछा जाता है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है। साथ ही उसके पहले आप लोगों के लिए हमने 25 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को भी जान सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है साथियों, गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? शाक्य, लिच्छवी, मौर्य, मल्ला। तो किस वंश से था, किस गण से था? तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है वो है शाक्य, ठीक है। शाक्य गण से था और गौतम बुद्ध का जो संबंध था वो शाक्य गण से था। साथियों, इनका जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। आइए थोड़ा और सा डिटेल जानते हैं। गौतम बुद्ध का जो संबंध शाक्यगण से था, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशी राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कोली वंश की थी। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने से इनका पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। 6 वर्षों के कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में है बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहब की आधारशिला रखी थी? श्री गुरु हरगोविंद जी, श्री गुरु अर्जुन देव जी, श्री गुरु हरराय जी, श्री गुरु तेज बहादुर जी। तो किस गुरु के निमंत्रण पर? तो साथियों, श्री गुरु अर्जुन देव जी, ठीक है। आपका राइट आंसर होगा श्री गुरु अर्जुन देव जी के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी, ठीक है। श्री हरमंदिर साहिब को दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब के अमृतसर में बना यह स्वर्ण मंदिर सिखों का सबसे बड़ा एवं पवित्र स्थल है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने इस गुरुद्वारे की नींव लाहौर के हजरत मियाँ मीर नामक एक मुस्लिम सूफी संत के हाथों दिसंबर 1588 में रखवाया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? चंपारण, बारदोली, खेड़ा, अहमदाबाद मील हड़ताल। तो किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? तो साथियों, बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह आपका राइट आंसर होगा। बारदोली सत्याग्रह में कुशल नेतृत्व के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। यह उपाधि आंदोलन की सफलता पर वहां की महिलाओं द्वारा प्रदान की गई थी। यह सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ। यह एक किसान आंदोलन था जो प्रांतीय सरकार द्वारा किसानों के लगान में 30% वृद्धि के कारण हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा एवं अहमदाबाद मील सत्याग्रह 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में हुए आंदोलन थे, ठीक है। तो गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुए थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में खेड़ा एवं अहमदाबाद मील सत्याग्रह 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में हुए आंदोलन थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, रोलेक्ट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? खादी पहनने पर प्रतिबंध, विदेशी सामान खरीदने के लिए विवश किया जाना, मुकदमे के बिना कारावास, विदेश यात्रा पर प्रतिबंध। तो कौन सा एक उपाय अपनाया गया था रोलेक्ट एक्ट के दौरान? जो रोलेक्ट एक्ट था उसके दौरान कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? तो साथियों, मुकदमे के बिना कारावास, ठीक है। मुकदमे के बिना कारावास यही एक उपाय अपनाया गया था जब रोलेक्ट एक्ट आया था, ठीक है। रोलेक्ट एक्ट इस कानून की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि संदेह के आधार पर वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में अनिश्चित काल के लिए बंद कर सकती है, ठीक है। तो ये था रोलेक्ट एक्ट। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अध्ययन को
के नाम से भी जाना जाता है? पारिस्थितिकी, जीव विज्ञान, आचार शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र। तो पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है बताइए? तो भूगर्भ शास्त्र आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भूगर्भ शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है पृथ्वी के अध्ययन को। पृथ्वी के अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र माने जियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी की आयु, जलवायु, ज्वालामुखी क्रिया, भूस्खलन, भूकंप और पर्वत निर्माण का अध्ययन किया जाता है, उसे भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। पारिस्थितिकी, जीव समुदाय और उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, और जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान कहते किसे हैं? वनस्पति एवं जंतुओं का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। आचार शास्त्र किसे कहते हैं? मानव व्यवहार का अध्ययन ही आचार शास्त्र कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित है। मलक्का जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य या हॉर्मुज जलडमरू मध्य? तो भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच में कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? तो साथियों, पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, आप जानते हैं भारत और श्रीलंका के बीच एक डमरू मध्य है, वो है पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच में स्थित एक जल संधि है। यह जलडमरू मध्य दक्षिण पूर्वी भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी का एक प्रवेश द्वार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हैं? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड? तो किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई हैं? तो साथियों, सिक्किम आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सिक्किम भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। यह उत्तर व उत्तर पूर्व में चीन से, दक्षिण पूर्व में भूटान से तथा पश्चिम में नेपाल देशों से घिरा हुआ है, जिसके दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ होता है, क्या होता है? मार्जिनल रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस या मोनोपोली रिटेल प्रोडक्ट, मैक्सिमम रिसाइकिल्ड प्रोडक्ट? क्या कहते हैं? एमआरपी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो साथियों, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है एमआरपी। एमआरपी जो होता है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, यानी अधिकतम खुदरा मूल्य। वह खुदरा मूल्य होता है जिससे अधिक कीमत पर कोई भी दुकानदार अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। इसका आकलन उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए किया जाता है। तो एमआरपी से ज़्यादा मूल्य पर कोई भी व्यापारी उस वस्तु को नहीं बेच सकता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, बिक्री कर? तो कौन सा कर है जो प्रत्यक्ष कर है? तो साथियों, आयकर जो है वो आपका प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, यदि कर, टैक्स जिसे कहते हैं, सरकार द्वारा जनता या किसी संगठन से प्रत्यक्ष रूप से माने सीधे वसूला जाता है तो वह प्रत्यक्ष कर कहलाता है। सीधे तरीके से वसूल लिया जाता है तो वो प्रत्यक्ष कर कहलाता है। प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से आते हैं देखिए, आयकर जिसे इनकम टैक्स कहते हैं, पूंजी लाभ कर कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं, प्रतिभूति अंतरण कर, ठीक है, सिक्योरिटीज़ ट्रांसैक्शन टैक्स हो गया, कंपनी कर, कारपोरेट टैक्स। तो ये सब क्या है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आने वाले कर हैं। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय? तो जो आपका मध्याह्न भोजन योजना है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो साथियों, यह जो है वो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है मध्याह्न भोजन योजना। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती है। यह योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के समेकित प्रयासों से संचालित है। भारत सरकार द्वारा यह योजना 15 अगस्त 1995 को लागू की गई। मध्याह्न भोजन योजना को अब प्रधानमंत्री पोषण योजना के रूप में जाना जाएगा। पीएम पोषण योजना को 5 साल की प्रारंभिक अवधि
माने 2021-22 से 25-26 के लिए लॉन्च किया गया है। यह केंद्र प्रायोजित योजना कक्षा 1 से 8 तक सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को कवर करती है। ठीक है, तो 2021-22 से लेकर के 25-26 का जो सेशन है के लिए लॉन्च किया गया है यह योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से। अब यह योजना मध्याह्न भोजन योजना को अब प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी स्कूल एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को कवर करती है यह योजना। अगला प्रश्न है, गृह क्रांति से संबंधित है। गृह क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? रेशम से, चमड़ा से, उर्वरक से या मछली से? तो किससे संबंधित है गृह क्रांति? तो साथियों उर्वरक, ठीक है, उर्वरक से संबंधित है गृह क्रांति। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, एकल नागरिकता। तो कौन सी विशेषता है जो यूनाइटेड किंगडम से ली गई है? ठीक है, तो साथियों एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता जो है ये भारत के संविधान की एक विशेषता है और यह विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है। ठीक है, भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया। एकल नागरिकता एक व्यक्ति को एक समय में केवल एक देश का एक ही नागरिक होने की अनुमति देता है। भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, तो भाग 2 में एकल नागरिकता है और 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। तो कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो साथियों अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता के अंत को संबोधित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समानता का अधिकार प्रदान करता है, जिसके द्वारा अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप में किया जाने वाला आचरण को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 16 जो है वो लोक नियोजन में अवसरों की समानता प्रदान करता है तथा अनुच्छेद 18 जो है वो राज्यों को सेना या विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करने पर रोक तथा भारतीय नागरिकों का विदेशी राज्यों से उपाधियां प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। और अनुच्छेद 19 प्रत्येक नागरिक को भाषण और लेखन के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, भारत की संसद में शामिल होते हैं कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो भारत की संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? 3 लोग शामिल होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों माने लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है और भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। संसद के मुख्यतः निम्न कार्य हैं। क्या क्या कार्य हैं देखिए? विधायी कार्य, वित्तीय कार्य, अर्ध न्यायिक कार्य तथा कार्यपालिकी शक्तियाँ। यद्यपि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है परंतु उसका अभिन्न अंग है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? पंजाब यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जैव यूनिवर्सिटी या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में टॉप पर रही है? तो साथियों पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप पर रही है। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने KIUG 2023 पदक तालिका में 26 स्वर्ण और 17 रजत और 26 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है पंजाब यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज द्वारा लिखी गई है। जो पुस्तक है इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज ये किसके द्वारा लिखी गई है? नयनतारा सहगल, झुम्पा लाहिड़ी, अरुंधति राय, शोभा डे। तो किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है?
तो साथियों झुम्पा लाहिड़ी आपका राइट आंसर होगा। झुम्पा लाहिड़ी द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। झुम्पा लाहिड़ी एक भारतीय अमेरिकी लेखिका हैं। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज लघु कहानियों का संग्रह है जो वर्ष 1999 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के लिए इन्हें वर्ष 2000 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी अन्य पुस्तकें हैं द नेम सेक 2003, द लोलैंड 2013 इत्यादि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व छात्र दिवस वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? 17 अगस्त को, 15 अक्टूबर को, 17 सितंबर को या फिर 18 दिसंबर को? तो साथियों 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। ठीक है, विश्व छात्र दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2010 में एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे तथा इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर में हुआ था। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल की जयंती को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है 2010 में। ठीक है, 2010 में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी, जेनेवा, न्यूयॉर्क सिटी, लंदन। तो संयुक्त राष्ट्र जिसे यूएन भी कहते हैं का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क सिटी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। अगला प्रश्न है प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? प्योंगयांग कंबोडिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम। तो प्योंगयांग किसकी राजधानी है? तो साथियों उत्तर कोरिया। ठीक है, उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। पहला ऑप्शन है राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो आपको असत्य कथन बताना है। तो बताइए कौन सा असत्य कथन होगा? तो साथियों राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये कथन बिल्कुल असत्य है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य। ठीक है साथियों, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत नहीं किए जा सकते, याद रखिएगा। ये राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। बाकी ऑप्शन बिल्कुल सही है। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं जिनमें 238 चुने जाते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, न कि प्रधानमंत्री द्वारा। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला का नाम क्या है? बताइए। प्रतिभा पाटिल, आनंदीबाई जोशी, हेमलता अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला हैं? तो साथियों हेमलता अग्रवाल। हेमलता अग्रवाल जो हैं वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला हैं। ठीक है, हेमलता अग्रवाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला हेमलता अग्रवाल जी हैं। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? पाकुड़ में, जामताड़ा में, लोहरदगा में या लातेहार में? तो झारखंड के कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या निवास करती है? तो साथियों लोहरदगा। लोहरदगा आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, झारखंड के लोहरदगा में। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? हजारीबाग, रांची, पलामू, साहिबगंज। तो साथियों रांची जो है आपका राइट आंसर होगा। रांची में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है और लोहरदगा में सबसे कम जनसंख्या। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोडा। यहाँ पे डबल ऑप्शन हो गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसी में से आपका एक आंसर है। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो साथियों बाबूलाल मरांडी आपका राइट आंसर होगा। ये जो है झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं।
अगला प्रश्न है, बहोरनपुर जहाँ पालकालीन भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली हैं, किस जिले में स्थित हैं? बताइए। चतरा में, हजारीबाग में, पलामू में या फिर धनबाद में? तब बहोरनपुर जहाँ पालकालीन भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली हैं, किस जिले में मिली हैं ये बताना है। तो साथियों हजारीबाग में मिली हैं। ठीक है, बहोरनपुर जो है वो जहाँ पालकालीन भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं हैं वो हजारीबाग जिले में स्थित हैं। तो साथियों ये थे आपके 25 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और 25 क्वेश्चन में आप कितना कर पाएँ ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा साथियों। तो साथियों अपनी फिजिकल के साथ साथ अपनी तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि अब आप एकदम नज़दीक हैं। फिजिकल पे जोर कसिए, ठीक है, और तैयारी करते रहिए शाम सुबह। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।